अराइल में क्या होता है, आइसो मतलब रेजोनेंस होता है, ठीक है। ये जो अराइल हैलाइड्स होते हैं दे हैव रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस से क्या होता है कि इसमें आर्थो और पैरा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए कैसे होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक। और दूसरा इसमें एक और चीज हो गई कि इसमें क्या हो गया कि ये बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, है ना, सी और सीएल के बीच में ऐसी डबल बॉन्ड आ जाती है, ठीक है। तो इसके कारण इसकी जो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं कि जिसमें ये एक्स नेगेटिव मतलब, या मान लो चलो सीएल ही लिख देते हैं, ये सीएल नेगेटिव निकल के और इस पे कुछ दूसरा जुड़ जाता है ना, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी इनमें क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है ना, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत पावरफुल हो जाती है, इसलिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं हो पाती, ठीक है। तो देखो एक ये क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं, है ना, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर कॉम्पिटेटिव में ऐसे रीजनिंग वगैरह इसमें, कि वाई अराइल हैलाइड्स are less reactive for nucleophilic substitution reaction, ठीक है, देन अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखो अल्काइल का मतलब क्या होता है, ऐसी नॉर्मल जो होते हैं बेंजीन के अलावा जो दूसरे होते हैं, मतलब हमारे लिए बेंजीन ही अराइल है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं अराइल कंपाउंड, लेकिन बेंजीन ही हमारे लिए। तो जिसमें बेंजीन पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होता है इनको बोलते हैं अराइल हैलाइड, है ना। और जिनमें नॉर्मल जैसे ये ऐसा है CH3Cl, है ना, इस टाइप के जो है, या मान लो बेंजीन नहीं हो, नॉर्मल भले साइक्लिक है मगर ऐसा बेंजीन नहीं हो, मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं हो, एरोमेटिक नहीं है, तो इनको भी क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड, इनको क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड, सॉरी, इन सबको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड है और ये अराइल हैलाइड है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसमें, ऐसी रिएक्शन में जिसमें ये सी और सीएल की बॉन्ड टूट जाए, है ना, और Cl नेगेटिव निकल के कोई दूसरा नेगेटिव इस पे जुड़ जाए, ठीक है। उन रिएक्शन के लिए ये ज्यादा रिएक्टिव है बजाय कि इसके, क्वेश्चन ये, ठीक है। तो देखो अब उसका आंसर क्या हो गया, ये हमको देखो दिख रहा है ना, इसमें क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है, ये है ना यहाँ पे, लेकिन इसके कारण रेजोनेंस के कारण ये डबल बॉन्ड आ गई, इसलिए बॉन्ड बहुत पावरफुल हो गई, इसलिए इसको ब्रेक होना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसके दो एक रीजन है ना, फर्स्ट रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये वाला है, हाँ 1 करके लिख लो आंसर में, ड्यू टू, देखो इसको क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन, एक्स, दो इसको एक्स मतलब कॉमन है, कोई भी हेलोजन हो सकता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, so difficult to break, ठीक है, इसलिए इसको ब्रेक होना बहुत वो हो जाता, जबकि इसमें कुछ नहीं है, इनमें जैसी नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये ज्यादा आसानी से ब्रेक हो जाएगी बजाय कि इसके, ठीक है। देखो एक तो इसका आंसर ये हो गया, लेकिन क्या है जो बोर्ड्स में तो आप इतना लिख दोगे तो पर्याप्त है ना, एक भी आंसर लिख दिया तो, और थोड़ा क्या करना है इसमें, भले कुछ नहीं तो ये दो ही डायग्राम बना देना, एक बार तो इतना दिखाई दो कि ऐसा रेजोनेंस है और डबल बॉन्ड आ गई, है ना,
बस भले ये दोनों ही बना दो, बस पांचों बनाओ, है ना, कि कम से कम उनको ये लग जाएगा कि इनको आता है। ठीक है, तो एक बार ये बना देना चाहिए इस डायग्राम क्वेश्चन में ना, लिख दोगे तो भी मिल तो जाएंगे नंबर, लेकिन ये बना दिया तो ये देख के ही नंबर दे देंगे ना, वो पढ़ेंगे भी नहीं फिर उसको। ठीक है, अब इसके लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव में हो सकता हो कि ऐसा पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना, या इनकरेक्ट, तो हमें फिर बाकी के रीजंस भी पता होना चाहिए। देखो अब इसका दूसरा क्या रीजन है कि ये जो होती है ये कार्बन, है ना, ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, ठीक है, जबकि इसके कार्बन कैसे हैं, sp3, या ये कार्बन कैसा है, sp3। जब भी देखो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और जब एक डबल बॉन्ड भी बना ले तो क्या हो जाता है, sp2, और ट्रिपल बना लेगा तो sp हो जाएगा। ठीक है, वैसे गिनते किसको है, सिग्मा बॉन्ड्स को, है ना, जो पहली बॉन्ड होती है उनको सिग्मा बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड वाली को पाई बोल देते हैं। ठीक है, तो यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो इसकी कितनी सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और ये 3, एक पाई है ना, तो सिर्फ सिग्मा को गिनना, तो 3 सिग्मा हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। देखो भले यहां पे भी देख लो, ये 2 है तो 2 में से एक सिग्मा, ये एक और सिग्मा और एक और सिग्मा, तो देखो इस यहाँ का जो कार्बन है इसकी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ध्यान रखना, है ना, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड होती है कार्बन की तो sp होता है। ठीक, और इसमें हमेशा सबके लिए ध्यान रखना है कि जो साइज होता है, साइज ऑफ sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, ये इनके साइज होते हैं इन ऑर्बिटल्स के, है ना, इन ऑर्बिटल के जो साइज होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब इसमें ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी क्योंकि sp3 वाले ने बनाई है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो जो बड़ी बॉन्ड लेंथ ज्यादा इजीली टूट जाती है, मोर इज द बॉन्ड लेंथ लेस इज द बॉन्ड एनर्जी, इसलिए जल्दी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, देखो सबके लिए हमको आना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब इसका देखो लिखना क्या है, लिखना सिर्फ आपको ये है, इन अराइल हैलाइड्स कार्बन इज sp2 hybridized, in aryl halide carbon is sp2 hybridized, but in alkyl halide it is sp3 hybridized, it is sp3 hybridized, and the size of sp3 orbital greater than sp2, कि जो साइज होता है वो sp3 का बड़ा होता है, तो बड़ा ऑर्बिटल बनाएगा तो ये बॉन्ड लंबी होगी तो कमजोर होती है। ठीक है, ऐसे जैसे हमने किसी को बिल्कुल पास से पकड़ रखा है तो उसको छुड़ाना मुश्किल होगा, दूर है वो तो जल्दी टूट जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, ऐसा वो उस ढंग से। ठीक है, तो साइज ऑफ sp3 इज ग्रेटर देन sp2, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ sp2 इज ग्रेटर, है ना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, फिर उसकी बॉन्ड एनर्जी, है ना, ये sp2 वाले की ग्रेटर होती है sp3 से, तो डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसीलिए वो ब्रेक होना डिफिकल्ट। तो देखो एक और रीजन हो गया ये। ठीक, देखो अब क्या होने लगे हैं, रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चनों पर अब ज्यादा जोर है ना, बजाय के उसके। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग असर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो देखो ये एक और रीजन हो गया, है ना, 2 होगा। अब देखो अब क्या होता है कि एक हमने करा था, ये जो रिएक्शन होती है 2 टाइप से होती है, एक SN1 मैकेनिज्म से होती है और एक SN2 से होती है। तो SN1 जब होता है तो क्या होता है, सबसे पहले ऐसा ये Cl नेगेटिव निकल जाता है ऐसा, तो इस C पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, है ना, और प्लस Cl नेगेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यदि ये जो होता है अराइल में भी ऐसा हो सकता है, जब ये Cl निकलेगा, यदि SN1 से निकला तो इस बेंजीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा मान लो OH नेगेटिव या ऐसा कुछ जुड़ेगा,
तो ये जो होता है बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटायन, है ना। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल एज कंपेयर टू अल्काइल कार्बोकेटायन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसका भी वही रीजन है कि जो डबल बॉन्ड होती है उस पर जो पॉजिटिव होता है वो कम स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड की एक और चीज देखो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी sp की सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। है ना, भले ही वो एक ही कार्बन ही है, लेकिन यदि उसके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। और न ही ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है ना, क्योंकि अल्टरनेट में नहीं है, डबल बॉन्ड पर ही पॉजिटिव है। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में आता है तो स्टेबल होता है। मान लो ऐसा चार्ज हो, डबल बॉन्ड और उसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो तो रेजोनेंस हो जाता है, लेकिन यदि इसी पर होता है तो फिर अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अनस्टेबल है बजाय कि इसके। तो कभी भी ये SN1 से तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा ना, SN1 मैकेनिज्म से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो अब आपको ये क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछ सकते हैं कि वाई, हाँ ऐसा लिखो, वाई इन अराइल हैलाइड्स SN1 मैकेनिज्म नॉट पॉसिबल, ना कि अराइल में SN1 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, ठीक है। वाई इन अराइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें ये कुछ नहीं लिखना है SN1 में ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा नहीं लिखना, हमें सिर्फ एक कार्बोकेटाइन के बारे में बताना। हाँ तो ऐसा लिखो, इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, हाँ, एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनाइल कार्बोकेटाइन मतलब ये देखो, ये C6H6 नहीं है, ये C6H5 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ये एक Cl निकल गया है तो ये 5 या हाइड्रोजन है, इस पे बेंजीन पे 6 होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनॉल अलग होता है, फिनाइल अलग होता है। फिनॉल में इसमें एक और OH लग जाता तो फिनॉल हो जाता है, ठीक है ना। इन सब देखो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। तो फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, तो SN1 कैन नॉट टेक्स प्लेस इन अराइल हैलाइड। बस आपको इतना बताना है, आपको ये सब नहीं बताना कि अल्काइल में होगा स्टेबल, ये sp2 sp3 ज्यादा नहीं बताना इसमें, क्योंकि हमें आएगा 1 मार्क का, हाँ? तो शॉर्ट में आंसर करना है, ठीक है। और उसमें भी यदि रीजनिंग असर्शन में कॉम्पिटेटिव में भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसका यही दे रखा होगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, यदि करेक्ट देना होगा तो, ठीक है, वो यही देंगे, है ना। ऐसे असर्शन दे देंगे कि इन अराइल हैलाइड्स SN1 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल, और उसमें रीजन में दे देंगे फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये करेक्ट भी होगा और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा, ठीक। तो ऐसे ही हो जाए, ठीक। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये कम रिएक्टिव होता है और SN1 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी हमको ये पता है कि जो Cl होता है इसका -I इफेक्ट भी काफी होता है, +R से ज्यादा होता है, तो फिर भी ये किसी तरीके से इसको से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ एक रिएक्शन होती है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इसमें हो जाती है, वो इन मैकेनिज्म से नहीं होती लेकिन दूसरे तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो अब लिखो एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड्स, ठीक है। हमारे कोर्स में वैसे एक ही है,
है ना, बहुत कम ही होती है वैसे इनकी, और उसमें भी हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही दे रखी है, और वो है फास्ट, है ना, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। और इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसका नाम है ना डाउस प्रोसेस। इससे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, अब ऐसे तो नॉर्मली तो ये बॉन्ड टूटती नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये बॉन्ड टूटती है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा लिखो डाउस प्रोसेस में, है ना, मोस्टली हमें ये क्लोरोबेंजीन के टर्म्स में ही पूछते हैं, है ना, तो हम क्लोरोबेंजीन लिख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ, क्लोरोबेंजीन reacts with NaOH, NaOH at 300 atm प्रेशर। देखो बहुत हाई प्रेशर देना पड़ता है, 300 atm प्रेशर, एंड नियरली, या अबाउट लिख लो, एंड अबाउट 640 केल्विन टेम्परेचर, है ना, ये थोड़ा सा वेरी मिलेगा, है ना, बुक में थोड़ा थोड़ा वेरी मिलेगा। 6, हाँ, वो ऐसे अलग अलग लिखा रहता है, कहीं 623 लिखा रहता है, ऐसे थोड़ा अलग में, तो अपन अबाउट 600 640 लिख दो, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, एंड हाँ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव फिनॉल। देखो इससे फिनॉल बनता है, तो ये फिनॉल की एक प्रिपरेशन भी है ना, नेक्स्ट लेसन में भी हमें, है ना, एज ए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन हमारा क्या हो गया, ये, दिस इज क्लोरोबेंजीन, एरो पे लिख लो, नहीं तो चाहो NaOH प्लस करके भी लिख सकते हो आप, 300 atm नियरली 600 ही लिख देता केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें पहले क्या हो जाता है, अब इसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक होती है, और H और Cl बाहर निकल जाते हैं, और ONA पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ONA बन जाता है, और फिर हम इसको HCl से करा देते हैं, मतलब वापस से ये HCl वहां बन ही चुका है, तो वापस से क्या होता है, जब भी ऐसे देखो बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव पे कोई ये आते हैं, मेटल आते हैं, है ना, तो इसको सॉल्ट बोला जाता है, तो यदि उसको एसिड मिल जाए तो H से रिप्लेस हो जाता है ना, बहुत इजीली। इवन यही नीचे लगा होता कुछ OH तो इसी से रिप्लेस हो जाता है, मतलब कोई ऐसा एसिडिक ग्रुप लगाओ, जैसे SO3H लगा होता, तो H यहाँ पहुंच जाता है, ऐसे हो जाता है, Na बन जाता है और H वहां पहुंच जाता है, ऐसी भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये रिप्लेस होके क्या बन जाता है, OH। तो देखो ये क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, तो ऐसे ही हम इससे क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। ठीक, अब यदि इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को हमको बढ़ाना होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी को यदि बढ़ाना है, तो इस पर हम आर्थो पैरा पर ऐसे ग्रुप लगाएं जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचते हो, मतलब उनको क्या बोलते हैं, -R और -I ग्रुप, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, है ना, और उसमें सबसे बेस्ट ग्रुप होता है NO2, है ना, NO2 ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफी, है ना, विथड्रॉ करता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप लगाने से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में, मतलब इधर बोर्ड्स में भी आ सकता है, मगर कॉम्पिटिटिव में उसके आने के चांसेस बहुत है ना, कि ऐसा आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें फिर इनमें कुछ NO2 लगा देंगे, अभी हम करते हैं उसको। ठीक है, जैसे, हाँ, ऐसा लिखो, टू इंक्रीज रिएक्टिविटी, टू इंक्रीज reactivity for this reaction, electron withdrawing group लिखेंगे, electron withdrawing,
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता हो ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप should be attached है ना एट आर्थो एंड पेरा पोजीशन, है ना। आर्थो पेरा पे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेटा पे लगाएंगे तो भी बढ़ेगी रिएक्टिविटी, मगर कम बढ़ेगी। आर्थो पेरा पे सबसे ज्यादा बढ़ेगी और सबसे ज्यादा पेरा पे बढ़ेगी। तो अब देखो, अब यदि इसको NaOH से करा, है ना, तो अब आपको ज्यादा ये प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन टेम्परेचर भी लगभग 443 केल्विन पर ही हो जाएगी। प्रेशर आप मामूली सा रखोगे तो भी हो जाएगी, ठीक है। इतनी देखो रिएक्टिविटी बढ़ गई इसकी। अब हम इसको देखो एक ही साथ लिख देते हैं। सेकेंड में HCl लिख दो, मतलब पहले ये बना होगा और फिर HCl से करके क्या बन गया, OH। लेकिन ये NO2 लगा रहेगा, उसको फिर हटाने के लिए अलग प्रोसेस है, वो अभी हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। वो हम अमीन में अपने आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा। तो देखो रिएक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। अब इसमें इसकी जगह हम 2 NO2 लगा दें, एक आर्थो पे भी लगा दिया, एक पैरा पे भी लगा दिया। तो ये जो रिएक्शन है ये लगभग 330 केल्विन पर ही हो जाती है ना, और रिप्लेस होके हमारा ये बन जाए, ठीक है। देखो कि चेंज आ रहा है ना, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही। और यदि इसी में तीनों जगह पे लगा दें, मतलब दोनों, आप सब लिखना है ना, ये लिखना फिर ये लिखना कि दोनों आर्थो पे भी लगा दें, ये दोनों आर्थो पे भी लगा दिया और पैरा पे भी लगा दिया ना, तब ये इन सब की जरूरत ही खत्म हो जाती है NaOH वगैरह की। नॉर्मली इसको सिर्फ वार्म वाटर में ही डाल दो तो ही ये रिप्लेस हो जाता है Cl किससे, OH से ना। हाईली रिएक्टिव हो जाता है फिर, बिकॉज ऑफ 3,3NO2 ग्रुप, हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, वार्म वाटर से ही सीधे Cl निकल के HCl निकल जाता है और उसके प्लेस पे OH आ जाता है। NaOH की भी जरूरत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो और अब ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं हम, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ना, और इट बिकम हाईली एसिडिक। ये एसिडिक भी हो जाता है तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, भी इसका नाम। दिस इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, है ना। ये भी एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। तो देखो ऐसे NO2 बढ़ाने से रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये ज्यादा बेटर है ना। एक बार और जैसे जो NCERT में दिया हो ना, तो आप लोग तो उसको सबसे ज्यादा बेस्ट मानना, है ना, NCERT में, ठीक है। ये इसमें दिया होगा अल्काइल हैलाइड जो है ना, उसमें, हाँ उसमें थोड़ा सा आगे निकालो। क्योंकि जब भी ऐसी कोई समस्या आए तो सबसे ऑथेंटिक मानना है हमको NCERT को ना, मोस्ट ऑथेंटिक, है ना। हाँ लगभग जो आज हमने लिखे हैं लगभग वही है। 443 है, 368 दे रखा है उन्होंने 330 के प्लेस पे, और उधर 623 दे रखा है। 312 इसमें है, अब 312 ये ऐसे देखना, ऐसे बने होंगे, ठीक है। तो लगभग हमारे ये NCERT में इसको 368 दे रखा है, ठीक है ना। हमको नियर अबाउट ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमने जो आज लिखे ना वो लगभग
करेक्ट। ठीक है, वेरी मिलेगा, बहुत बुक्स में वेरिएशन आएगा इसमें। ठीक है, तो मैं देखो मेनली वो क्या बता रहा है कि NO2 लगने से टेम्परेचर हमको कम ही रखना पड़ रहा है। ठीक है, देखो अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर क्लोरोबेंजीन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरोबेंजीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जैसे ये आ गया, ये 1 2 3 4 दे रखे होंगे। अब ऑप्शंस में दे रखे होंगे, यदि उधर आएगा कॉम्पिटिटिव में तो ऑप्शंस में दे रखे होंगे, और बोर्ड में आएगा तो बस ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये चारों दे देंगे। ठीक है, तो हमारा देखो सबसे ज्यादा, तो जिसमें सबसे ज्यादा NO2 लगे हुए तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद मेटा पर ये इफेक्ट, रेजोनेंस का इफेक्ट कम होता है, मतलब कम क्या होता ही नहीं, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस डज नॉट इफेक्ट, इसलिए ये मेटा पे लगा है, आर्थो मेटा फिर पेरा, है ना, तो इस पे इफेक्ट कम होगा बजाय कि इसके, लेकिन इस पे एक ही NO2 है तो फिर 4th नंबर आ जाएगा, और फिर सेकंड मेटा वाला आ जाएगा, और नॉर्मल क्लोरोबेंजीन सबसे कम। ठीक है, लेकिन यदि इसकी जगह वैसे वाले लगा दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो उनके और कम हो जाते हैं, जैसे मान लो इसमें ऐसा लगा होता है का, ये Cl और यहाँ पे OCH3 लगा था, है ना, इसको अपन 5th नंबर दे देते हैं तो ये और कम हो जाता। ठीक है, वैसे जनरली आपको इनको ही लगा के पूछेंगे, है ना। ठीक है, और NO2 ही देते हैं, दो और कोई से नहीं देते, NO2 ही लगा के देंगे। ठीक है, मतलब अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, है ना, उसमें यही लगा के, लेकिन बाकी आप तो, हम तो सब वो तो पढ़ेंगे ही, -R +R ये सब चीजें, तो उससे ध्यान रखना कि -R वालों से बढ़ता है, +R वालों से कम होता है ना। ठीक है, तो ये है ना, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो हमें देखो यही कोर्स में, है ना, ये एक रिएक्शन, लेकिन एक और हम लिख लेते हैं कि यदि इसकी हम अमोनिया से करें एट हाई टेम्परेचर, ना, अमोनिया के साथ, तो भी ये रिप्लेस हो जाता है ना, और NH2 लग जाता है, मतलब एनिलीन बन जाता है ना। तो बस एक और लिख लेते हैं इसमें, मतलब कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरी, पहली तो वाली लिखी थी हमने, सेकेंड कि विथ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, है ना, गिव एनिलीन, गिव एनिलीन। ठीक है, तो ऐसे हो जाता। ठीक है, ये है ना, इसको बोलते हैं एनिलीन। और इस केस में एक्चुअली में बीच में एक ऐसी चीज बनती है, क्या होता है, यहाँ का Cl और यहाँ का H हटता है ना, ये Cl और ये H दोनों हट जाते हैं, और यहाँ पर एक ऐसी ट्रिपल बॉन्ड बन जाती है। रिंग वालों में ट्रिपल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइज, तो sp हाइब्रिडाइज लीनियर होता है, सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये नहीं प्लेनर, ये भी, मगर टिल्टेड है। sp2 भी प्लेनर होता है, sp भी प्लेनर होता है ना, लेकिन ये टिल्ट हो गया है, तो टिल्ट नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, sp में ऐसे लीनियर होना चाहिए। ठीक है, sp2 में 120 डिग्री के एंगल्स होते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर प्लेनर होता है वो भी, तो प्लेनर ये भी है, लेकिन ऐसा टिल्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये बॉन्ड बहुत जल्दी से टूट जाती है, ये बहुत ही कम स्टेबल रहता है, वेरी 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 लेस स्टेबल, और इसको बोलते क्या है, बेंजाइन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन।
अब ये आपको ऐसे नहीं पूछेगा कोई, बस ये कहाँ आ सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp नहीं लिखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 ही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप बस इसके लिए आप इसको लिख लो, है ना, क्योंकि sp बन ही नहीं सकता साइक्लिक, है ना, क्योंकि कभी भी sp में ऐसा मुड़ नहीं सकता। तो ये क्या होता है, ये दोनों sp2 हैं, ये थोड़ी देर के लिए ओवरलैप हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। हमको बहुत ज्यादा डिटेल से मतलब नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग से पूछ सकते हैं, किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजाइन, है ना। तो बहुत सारे बच्चे, है ना, या अब देखो उनकी भी गलती नहीं है कि हमारा वो ये कि कार्बन की 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp, है ना, इसलिए वो गलत लगा देते हैं, है ना। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजाइन इज sp2 ऑल कार्बन, है ना। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे साइक्लिक में ट्रिपल बॉन्ड भी रखी हो तो भी sp नहीं हो सकता, है ना, इसीलिए साइक्लिक में बनती नहीं ऐसी बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन ये बनती है बहुत फीबल समझ के लिए, बहुत ही फीबली, और इस पे वापस से NH2 और H फिर लग जाता है और ये बन जाता है ना, ठीक है। इसको बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं, लेकिन हमें उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, आपके लिए तो बस ये इतना काम का है, ठीक है। और रीजन आपको समझ में आ रहा है, इसको सीधा होना चाहिए जबकि मुड़ा हुआ है, इसलिए sp हो नहीं सकता ये। तो हमेशा देखो ध्यान रखना है ना, और इसका ही पूछा जा सकता है। तो देखो ये क्या हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कोई भी एरोमेटिक की, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें क्लोरीन नहीं हटेगा, ये हेलोजन नहीं हटेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई दूसरा पॉजिटिव आके लगेगा, H हटेगा, है ना। तो बेंजीन या इनके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी मेन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि हमको पता है यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये हटना मुश्किल है, तो वो H ही बचा, वही हटता है। तो H पॉजिटिव के फॉर्म में हटता है, क्योंकि हमको पता है निगेटिव हटेगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो फिर अनस्टेबल होता है, इसलिए H पॉजिटिव हटता है। और किस प्लेस का हटेगा, क्योंकि देखो आर्थो और पैरा पे क्या आ जाते हैं, निगेटिव चार्ज आते हैं रेजोनेंस से, इसीलिए जो दूसरा पॉजिटिव इन्हीं जगह पर अटैक करेगा, इसीलिए इन जगह से ही वो हटेगा, है ना। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। वो इन रिएक्शन के लिए बोला था उसको, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हाँ फर्स्ट होती है हेलोजनेशन, हेलोजनेशन मतलब और हेलोजन का जुड़ जाना। सिर्फ बेंजीन पे करेंगे तो उससे हमारा ये बन जाएंगे क्लोरोबेंजीन वगैरह, और यदि इन पे करेंगे तो और हेलोजन जुड़ जाएंगे। हाँ तो देखो ऐसा लिखो, क्लोरोबेंजीन reacts with halogen, reacts with halogen, जैसे हमने Cl2 ले लिया, in presence of FeCl3 in dark, थोड़ा सा इसमें लाइट में नहीं करा जाता है, ठीक है, इन डार्क, क्यों, अब इसमें दोनों जगह लग सकते हैं, हाँ, गिव आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, ऐसे ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, और इन दोनों में से ये क्या पास पास ने इनमें रिपल्शन रहता है ना, ये आर्थो वाले पास पास है, तो आर्थो वालों में थोड़ा सा क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है, इसलिए पैरा वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो हाँ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड डार्क, गिव आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। हमको पता है आर्थो और पैरा पे ही लगेंगे, यहां पे Cl पॉजिटिव के फॉर्म में आके लगता है, नेगेटिव के फॉर्म में नहीं, H पॉजिटिव निकलते हैं और ये लग जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आर्थो में रिपल्शन होगा,
इसलिए पेरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये माइनर, ये कम बनेगा, ठीक है, यही वाला ज्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि पास पास होने से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दूर दूर है इसलिए ये ज्यादा बन जाता है, ये कम बन जाता है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, यदि इनमें एक चीज नहीं हो, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में, तो हमेशा यही मेजर बनेगा। जब हाँ इनमें आपस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो ही आर्थो वाला मेजर बनता है, लेकिन वो इस केस में नहीं होगा, वो फिनॉल में पड़ेंगे, फिनॉल वाले में बहुत सारे केस आएंगे उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए OH, NH, FH चाहिए, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उनसे बनती है ना, इनसे नहीं बन पाती है ना, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेलोजनेशन। अब सेकेंड लिखो, नाइट्रेशन। ये रिएक्शन हम लगभग हर लेसन में बार बार पढ़ेंगे, ये आपने 11th में भी बेंजीन में पढ़ी थी, है ना, सेम यही रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन, है ना, NO2 जुड़ता है, ठीक। तो हाँ ऐसे लिखो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ, क्लोरोबेंजीन reacts with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ना। ये जो मिक्सचर होता है इसी को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोल देते हैं, क्योंकि नाइट्रेशन होता है। क्यों, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देखो सभी में सिमिलर ही होगा, है ना। तो ये आप देखो, कभी कभी आप Cl इधर भी लगा लिया करो, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप हमेशा सोचो ऊपर ही लगेगा वहां ना, कहीं भी लग सकता है वो, है ना। और प्लस इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और इसको एरो पे लिख लो H2SO4, तो क्या बनेगा, अब यदि Cl आपने यहां लगाया है तो ये दोनों आर्थो होंगी, ये दोनों Cl के पास वाली, तो एक जगह पर NO2 लगा दो, है ना। ये दोनों आर्थो, ये और ये मेटा और सामने वाली पेरा, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग जगह पे भी लगाया है कि ऐसे हमको वो नहीं होना है कि सिर्फ ये ऊपर नीचे वाली आर्थो पेरा होती है ना, हमेशा जो ग्रुप लगा है इसके पास वाली आर्थो, अगली दोनों मेटा और सामने वाली पेरा, ठीक है। तो ये बन गया पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये बन गया आर्थो नाइट्रोक्लोरो, इसमें भी पेरा वाला मेजर, है ना, ये तो कॉमन है, इनमें सब में पेरा ही मेजर मिलता है। तो दिस इज नाइट्रेशन। अब आप यदि इसमें क्लोरीन नहीं लगा होता तो सीधे नाइट्रोबेंजीन बन जाता। यही रिएक्शन यदि आप नॉर्मल बेंजीन से करो तो आपका क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, है ना। ये सबके लिए होती है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस है। आप ये Cl हटा के करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक NO2 लगा मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आर्थो मेटा की बात ही नहीं है, कहीं भी NO2 लगा दो, है ना। तो वो भी देखो हमको आना चाहिए ना, वो हमने 11th में पढ़ी है। सिर्फ बेंजीन को इससे करो तो ये Cl नहीं लगेगा, NO2 लग जाएगा बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, वो भी है, क्योंकि देखो वो ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को सब आता है 11th का ना, वो ये नहीं सोचते कि बच्चे भूल जाते, ठीक है। इसलिए हमको ध्यान रख के करना है, ठीक। हाँ, फिर नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट देखो दो होती है ना, एक होती है अल्काइलेशन और एक होती है असाइलेशन। अल्काइलेशन में मतलब अल्काइल ग्रुप्स जुड़ते हैं ना, CH3 C2H5 ये, और असाइलेशन में COCH3 CO Ca2H5, है ना, हाँ RCO, वो अभी इसके बात करेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में लिखो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड। देखो ये अल्काइल हैलाइड की भी एक रिएक्शन है,
क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, है ना, मतलब कोई भी, चलो हम CH3 ले लेते हैं, CH3 इन प्रेजेंस ऑफ, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट बोलते हैं, हाँ, एनहाइड्रस LaCl3 इसको बोलते हैं, लेकिन आप इसकी जगह FeCl3 को भी यूज कर सकते हो, FeBr3 को भी कर सकते हो, कोई भी, इसकी जगह भी ये कर सकते हैं, इसकी जगह भी आप ये कर सकते हैं, है ना। लुईस एसिड्स, AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड, एनी लुईस एसिड कैन बी यूज्ड। ये आपको 11th में यदि ध्यान हो तो ये क्वेश्चन भी था 11th में, NCERT में दे रखा है, कैन वी यूज एनी अदर लुईस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, है ना, NCERT में क्वेश्चन है, ठीक है, तो है ना, कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, ये करो, BeCl2 करो, BF3 करो, कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बनेगा क्या है, गिव आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट, है ना, जैसे ये Cl तो एक CH3 यहाँ, और ये Cl तो एक CH3 इधर, है ना। अब एक्चुअली में देखो इसको जनरली ऐसा बोल देते हैं, है ना, 2 क्लोरोटोलिन 4 क्लोरोटोलिन, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं आर्थो क्लोरोटोलिन, है ना, ये पेरा क्लोरोटोलिन, टॉलिन मतलब बेंजीन पे CH3, आप क्लोरीन नहीं यूज करते तो टॉलिन ही बनता है, है ना, सिर्फ बेंजीन से करते हैं। ये रिएक्शन में देखो बहुत काम की है, इससे जो अगली हम करेंगे ना असाइलेशन, ये भी 12th बोर्ड में आई हुई है ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन 12th बोर्ड में आई है, नाम से नहीं आई है, लेकिन उसमें कीटोन बनाना है ना, उसमें वही रिएक्शन का यूज हो। अब नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो ये छोटी छोटी जितनी भी हम कर रहे हैं ना चीजें, इसको आप ध्यान रखोगे ना तो नेक्स्ट लेसन इजी होते जाएंगे इसके बाद की। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। देखो आप देखो, है ना, ये ध्यान रखना, असाइल ग्रुप मतलब ऐसा C डबल बॉन्ड हो और ये कोई भी इधर R, है ना, इस साइड से फिर ये किसी से भी जुड़ेगा, इसको बोलते हैं, यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5, कोई भी अल्काइल ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल। तो कभी भी आपको जब भी असाइलेशन आए तो आप सोचना ये तो जुड़ेगा ही, है ना, अब वो जिसमें जुड़े वो अलग बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसा ग्रुप जुड़ेगा, है ना। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद, और असाइलेशन हमेशा, है ना, 2 कंपाउंड से होता है, एक होता है एसिड क्लोराइड से और एक होता है एनहाइड्राइड से, ये 2 कंपाउंड यूज होते हैं असाइलेशन के लिए हमेशा, है ना, चाहे वो अमीन में करो, चाहे बेंजीन में करो, या किसी में भी करो, फ्रीडल क्राफ्ट हो या नहीं हो, असाइलेशन के लिए ये 2 चीजों को ही जनरली यूज किया जाता है ना। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड, देखो एसिड क्लोराइड होता है ये, यहां पे Cl लग जाएगा तो वो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, या एनहाइड्राइड, तो मैं एनहाइड्राइड इधर नहीं लिख रहा हूं, मैं को आपको अलग से लिख के बता देता हूं, है ना। हाँ, एनहाइड्राइड मतलब हम मान लो CH3 के टर्म्स में लिखे तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, है ना, ये बूझ के मैं बता रहा हूं क्योंकि ये भी हम यूज करने हमको अगले लेसन में, है? ये CH3COOCOCH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप ये करो या ये करो, दोनों में से कोई भी एक कर सकते, ठीक है। ये इजी पड़ता है, छोटा सा है ना, ये थोड़ा बड़ा है, बस ये डिफरेंस है, इसको भी छोटा लिखना हो तो ऐसे लिख सकते, CH3CO होल ट्वाइस हो, ये छोटा हो गया, है ना, लेकिन अब वो ये होल ट्वाइस ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगाना है, सही है, ठीक है। तो अब देखो, अब इससे यदि करते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ का H और ये Cl हट जाता है,
और COCH3 इन पे जुड़ जाता है एंड गिव आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट। देखो अब ये क्या बनेंगे, ये जो चीज बन रही है दिस इज कीटोन, है ना। C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ यदि कार्बन लगाए तो इनको कीटोन बोलते हैं, ये कीटोन है। C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन है ना, तो इनसे कैसे बनते हैं, ये एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। अब आप इस Cl को हटा दो तो ये जो कंपाउंड है यही पूछा हुआ है उसमें, सारे के बोर्ड्स में पूछा है एक सेट, है ना। बस ये Cl नहीं होगा, बेंजीन प्लस ये कर दोगे तो ये बन जाए, है ना। और इसके बिना इसका नाम क्या होता है, यदि ये Cl नहीं करो तो एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको। ये नाम बहुत काम का है, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी काम में आएगा, ठीक है। और इसको देखो क्या बोल देंगे, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब एक दिन मैं फिर से और कुछ ऐसे नाम भेज दूंगा, है ना, तो वो सब ऐसे अलग से याद कर लेना ना। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन या आर्थोक्लोरो भी बोल सकते हैं। आर्थोक्लोरो देखो कॉमन नाम है, 2 क्लोरो IUPAC नेम, है ना। और प्लस वाला भी बनेगा, पेरा वाला भी बनेगा, और इवन पेरा ही मेजर होता है ना। तो इसको बोल सकते हो आप 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, है ना, या पेरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये है ना, उसमें जैसे ऐसा आया बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो बस ये हटा दो, बेंजीन लगा दो, वो बन जाए, है ना। फिर उन दोनों में से कोई एक ही बनाना, फिर दोनों की जरूरत ही नहीं, है ना। और इसी में देखो यदि इसकी जगह एक और बेंजीन लगवा दिया जाए ऐसा, इसकी जगह आप इससे रिएक्शन करो, बेंजीन के ऊपर ये इससे करो, ये एरो पे देखो वो भी लिखना है ना AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट नाम आए तो ये तो लगा ही देना है। तो देखो अब क्या होगा, ये Cl हट के ये जुड़ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये पूरा जुड़ रहा है, ऐसे यहाँ पर ये पूरा जुड़ जाएगा। ये इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनोन, है ना, Cl को हटा के, है ना। तो ये दो नाम देखो, है ना, आप लोग ध्यान रखना है। मैं अलग से भी एक भेज दूंगा एक उस पे लिख के कि ये 10-15 जो नाम है वो उनको याद कर लेना धीरे धीरे करके, है। इसको बोलते हैं 2 क्लोरो बेंजोफिनोन। इस बार यदि ये नाम आता किसी को, है ना, ये दो नाम आते तो उनके 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही होते बोर्ड्स में। यदि ये नाम आ जाते तो आसानी से कर लेते। एसिटोफिनोन का एक डिस्टिंग्विशन पूछा था, है ना, तो वो जिसपे C डबल बॉन्डों के पास CH3 लगा होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे जब आप लोगों को भी आ जाएगा, तो वो यदि कोई स्ट्रक्चर बना लेता तो कर देता, है ना। तो इसलिए ये नाम ध्यान रखने हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। और इन दोनों नामों को देखो एक साथ ही याद रखना, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, 2 क्लोरो बेंजोफिनोन। ठीक है, हम चाहते तो ये मैं बहुत जल्दी बोल देता ये तो सब करा ही हुआ है ना। लेकिन देखो, है ना, इसलिए एक बार रिवाइज, कम से कम पहले चैप्टर में तो इसको रिवाइज कर लें, आगे वाले चैप्टर में फिर हमें उतना जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये इससे भी याद देखो, यही की रिएक्शन हम कीटोन में भी करेंगे उसकी प्रिपरेशन में, बस हम ये क्लोरीन नहीं लगाएंगे उसमें, है ना। लगा भी दो तो कोई बात नहीं, तो भी कीटोन है ना। तो ये कीटोन की प्रिपरेशन में भी आएगी आप लोग, ठीक है। और इस बार बोर्ड में भी मैं बता 2-2 क्वेश्चंस में नाम का यूज हुआ है। तो देखो ये हमारी क्या हो गए, अराइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज, है ना। वो मेन रिएक्शंस ये वाली, है ना। न्यूक्लियोफिलिक तो बस एक थोड़ी सी वो देता है, ठीक है। ठीक है, अब हम कुछ एक कंपाउंड्स करेंगे इसके, है ना, उनको बोलते हैं हम पोली हेलोजन कंपाउंड्स। हाँ, अब ऐसी हेडिंग नहीं, वो डाइजोनियम वगैरह तो उसमें है, किसमें, एनिलीन, है ना, इसमें नहीं। और दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज में वो उस प्रिपरेशन में था,
है ना, डाइजोनियम सॉल्ट से ये प्रिपेयर होते हैं। और वो डाइजोनियम टेस्ट सब लगती है किसमें, एनिलीन और फिनॉल, उनके लिए। तो हाँ, अब पोली हेलोजन कंपाउंड ये इंटरेस्टिंग है ना थोड़े से। अब इसमें देखो सबसे पहले हम करते हैं डीडीटी करते हैं, चलो ठीक है, डीडीटी। डीडीटी इस बार तो है, सब बोर्ड में भी है ना, लास्ट ईयर हटा दिया था इसको, लेकिन इस बार है डीडीटी। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है पी कॉमा पी डैश, ये पी लिखा हुआ है पेरा के लिए, पी कॉमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, ये दिस इज डीडीटी, है ना, थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन ऐसे देखो इससे अब हम स्ट्रक्चर देखो, इसी से सीखना इस नाम से कैसे बना। सबसे पहले सबसे जो आखिरी में लिखा होता है वो बनाते हैं, इथेन, पूरा नहीं सिर्फ कार्बन, ऐसे 2 कार्बन बना, ठीक है। अब ट्राइक्लोरो लिखा है तो एक पे तो 3 Cl लगा दो, ये ठीक है। अब फिनाइल लगा है तो फिनाइल में बेंजीन की रिंग को बोलते हैं फिनाइल, और डाइफिनाइल बोला है तो 2 बेंजीन की रिंग लगा दी। अब इसमें बोला है पेरा पर क्लोरो, है ना, तो पेरा कौन सा हो गया, इसके बिल्कुल सामने वाला, तो ये 2 Cl हो। अब बस इसकी 3 बॉन्ड हो गई, 1 2 3, अब एक ही बची, तो बचे कुछ पे हाइड्रोजन लगा। तो देखो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, है ना, याद करने की कोशिश नहीं करना इसको, है ना, याद करने की कोशिश में बिल्कुल भूल जाते, है ना, इससे ही बनाना, बस ये फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो देखो, है ना, ये बना के इथेन के 2 ये बना लिए, ट्राइक्लोरो के 3 क्लोरीन बना लिए, डाइफिनाइल की 2 बेंजीन बना लिए, पेरा पे क्लोरीन के लिए ये लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज डीडीटी, है ना, नाम तो लगभग सभी ने सुना ही होगा इसका, डीडीटी। है ना, देखो हमें बोर्ड के लिए तो इसका स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड के लिए स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक हम ऐसे कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो एक बस प्रिपरेशन लिख लो इसकी, प्रिपरेशन कि डीडीटी इज प्रिपेयर्ड, डीडीटी इज प्रिपेयर्ड, है ना, बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरल, क्लोरल ये भी एक अच्छा कंपाउंड होता है क्लोरल, है ना, मैं वो लिस्ट दूंगा तो इसमें इसका भी लिख के दूंगा, क्लोरल ये होता है CCl3CHO, ऐसा, है ना, क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन, है ना, ये 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल इससे जुड़ते हैं। देखो अब ये एक पार्ट तो इसी से आ गया, है ना, बाकी का पार्ट इससे लगाना है हमको, तो क्लोरोबेंजीन चाहिए हमको, देखो 2 क्लोरोबेंजीन जैसे ही बनाना है, बस आप डीडीटी लिख दो, आप यहाँ तो डीडीटी लिख देता हूँ मैं, आप लोग स्ट्रक्चर बनाना तो वो बनाना, ऐसे बन जाता है डीडीटी। इसी को ब्रेक कर दिया, है ना, इधर को ये पूरे को दोनों को हटा के तो ये दोनों क्लोरोबेंजीन हो गए, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया तो क्लोरल हुई, वही तो हुआ है। देखो ये CHO क्या होता है, ऐसा, ये अब बस यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ये 2 जो ये है, ये जो 2 क्लोरोबेंजीन है, ये एक हो गया और ये दूसरा, ये दोनों क्लोरोबेंजीन के पेरा से ये हाइड्रोजन हटाए, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, इसके पेरा पर ये ऐसे ये हट गया, H2O निकल गया, और ये एक बॉन्ड इससे जुड़ गई, एक बॉन्ड इससे जुड़ गई, तो ये बन गया, है ना। तो इस ढंग से थोड़ा थोड़ा सोच सोच के करो तो याद रहेंगे, फिर भूलेंगे नहीं इनको, है ना। तो ये बस ऐसे बन जाता है, तो इसी इसको तोड़ के हमने, इसी में वाटर जोड़ोगे तो फिर सब यही हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा और इन दोनों पे HH लग के बाहर हो जाएगा, ठीक। तो ये, है ना, तो इस ढंग से देखो ध्यान रखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते, ठीक। तो ये इसकी जगह हमने ये डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो,
ये ऐसे H2O निकाल दिए और DDT बन गया, है ना। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, क्योंकि आर्थो पेरा पे लगना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H हट के लगना, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जाम्पल भी हो गया, DDT बन गया। अब DDT का यूज क्या आता है, किसने सुना है DDT का यूज? हाँ, DDT पॉइजनस है, इंसेक्टिसाइड में यूज आता है ना। तो DDT यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, उसमें यूज होता है, ठीक है। काफी यूज हुआ इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद बहुत यूज हुआ इसका, है ना। हमारे मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इसने हेल्प करी है काफी, क्योंकि जो फसल बर्बाद हो जाती थी, है ना, कीड़े मकोड़े इन सब से, है ना, वो सब इससे रुक गई थी, है। लेकिन प्रॉब्लम इससे क्रिएट हुई कि ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इसका बहुत स्लो होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो आ ही जाता है फूड चेन के थ्रू, है ना। तो इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होने से फिर ये बॉडी में स्टोर होना लगता है, फैटी टिश्यू, जो फैट टिश्यूज होते हैं उनमें स्टोर हो जाता है, और है तो पॉइजन, है ना। तो किडनी, लीवर और इन सबको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा, पानी में बह के काय में जाएगा, तालाबों में, है ना, नदियों में, है ना, बारिश से बहेगा और उधर जाएगा। तो फिश के लिए ये हाईली पॉइजनस होता है, फिश इससे बहुत जल्दी मर जाती है ना। मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के कंपेयर में भी फिश पे बहुत पॉइजनस है, तो वो मरती हैं, है ना। उनको फिर कोई लोग खाते हैं, वो खाते हैं, उनके अंदर जाता है। ऐसे करके ये काफी इसका नुकसान सामने आया है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्री, USA में इसको काफी समय से बैन कर दिया, है ना, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एग्रीकल्चर के लिए इसके यूज को वो है, परमिशन है कि इसे भी एग्रीकल्चर में यूज किया जाए, ठीक है। हाँ, तो देखो ऐसा थोड़ा सा इसमें लिख लो, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, है ना। इट हाँ, it is very, its metabolism is very slow in our body. Its metabolism is very slow in our body, so stored in tissues and harm kidney, liver, etc. ठीक है। इट इज, है ना, ये लाइन भी लिख लेना है ना कि इट इज हाईली पॉइजनस फॉर फिश। तो कभी आपको ये पूछ सकते हैं ना कि ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ना। वैसे तो कोई भी पॉइजन हमारे तो हार्मफुल होता ही है, लेकिन क्या है, ये फूड में डला हुआ है, तो उसके थ्रू फिर हमारे उसमें आने के चांस बढ़ जाते हैं इसके, ठीक है। तो हाईली पॉइजनस फॉर फिश, तो इसको फिर बहुत सारे, मेरे ख्याल से 80s में ही बैन कर दिया था अमेरिका में तो इसको। लेकिन हाँ, यूज बहुत हुआ है इसका। देखो हाँ, एक और यूज था इसका कि इट किल मॉस्किटो लार्वा, है ना। ये मॉस्किटो, इट किल्ड लिखो, मॉस्किटो लार्वा, क्योंकि आजकल अब मॉस्किटो इसके रेजिस्टेंट हो गए, है ना। पहले मर जाते थे इससे लार्वा, है ना, उनके वो जो होते हैं ना छोटे छोटे, वही मर जाते, है ना। वो पानी वगैरह में उनके एग वगैरह जैसे होते हैं छोटे छोटे, फिर होते हैं, तो उन पे छिड़काव किया जाता था तो मर जाते थे, है ना। तो पहले इसका खूब छिड़काव होता था, जैसे ये हमारी ये वैक्सीन और ये इसका सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया ना अभी खूब, ऐसे DDT का छिड़काव किया जाता था, है ना। एक समय था वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मलेरिया पे एकदम कंट्रोल हो गया था, WHO के अंडर में इसका खूब यूज हुआ, है ना। लेकिन फिर जब इसके इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट सामने आने लगे तो फिर इसको बंद करना पड़ा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिसके लिए करते थे वो इसके रेजिस्टेंट हो गए। मच्छरों में बहुत जल्दी मेटाबॉलिक वो म्यूटेशंस हो जाते, तो वो उन्होंने अपने आप को रेजिस्टेंट कर लिया, मच्छर फिर से खूब बढ़ गए, मलेरिया भी खूब बढ़ गया, है ना। काफी मलेरिया से डेथ रेट ज्यादा है ये बजाय कि ये हमारे कोरोना वायरस से, है ना। कोरोना वायरस से तो बहुत कम डेथ हुई है, जिससे कहीं ज्यादा मलेरिया से डेथ हो चुकी है। तो ये ऐसे ना, तो इसलिए मलेरिया ज्यादा नुकसानदायक, ठीक है। तो देखो ये DDT। हाँ, अब दूसरा लिखो क्लोरोफॉर्म। देखो मैं इंपॉर्टेंस वाइज लिखा रहा हूं इनको, है ना। बुक में तो कुछ ऑर्डर दिया हुआ है अलग ही, मगर इनका जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए उसके ऑर्डर में हम लिखते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म, है ना, ये हमारे लिए देखा जाए तो DDT और ये दोनों ही
बस समझ लो इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो कोई खास ऐसा पूछते नहीं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, है ना। तो अब इसको जो प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड CHCl3, prepared by the reaction of ethanol CH3CH2OH with chlorine, ethanol with chlorine followed by hydrolysis। ठीक है, तो देखो अब आपको बोर्ड में ये प्रिपरेशन नहीं पूछेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, बस इसकी सिर्फ कंटेंट याद रखो, इथेनॉल क्लोरीन, है ना, ये दो मेन चीज याद रखो, इनसे बनता है। ठीक है, बस इतने से काम हो जाएगा आपका। तो क्लोरीन, अब ये जो मैं लिख रहा हूं आप भले लिख लेना इसको, बाकी आपको इसको बहुत ज्यादा वो नहीं देना है ना। ये पहले ये बन जाता है, क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ना, और बन जाता है एसिटल्डिहाइड। फिर क्लोरीन इससे क्लोरल बना लेता है, CCl3CH, है ना। और इसको यदि हाइड्रोलाइज करते हैं तो बन जाता है हमारा CHCl3। बस आपको देखो, तो इनमें आपको ये एक तो इथेनॉल याद रखना है, क्लोरीन याद रखना है, और दूसरी एक और चीज याद रखनी है कि इसमें क्लोरीन दो तरह से यूज में आया हो, फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये क्वेश्चन आपको चांस है कि कभी कॉम्पिटिटिव में पूछे कि इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय इथेनॉल, ना, इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय इथेनॉल क्लोरीन इज यूज्ड एज, तो कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। H को हटा के, पहले तो इसने ऑक्सीडाइज करा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, और फिर H को रिप्लेस करा, उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, है ना। तो दोनों काम करें, है ना। ऑप्शन आपको देंगे क्लोरीन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट, और एक दे देंगे बोथ, है ना। तो दोनों काम करता है। इसी के चांस है, यदि कॉम्पिटिटिव में पूछेंगे तो इसमें इसके चांस। ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे इसका। बोर्ड में तो बस देखो, अब ये क्वेश्चन आता है हमेशा बस क्लोरोफॉर्म का, कि वाई क्लोरोफॉर्म, हाँ अब इसको ऐसे लिख लो, ये क्वेश्चन ही लिख लो, वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल एंड फील्ड अप टू द नेक। इसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, या डार्क जगह पे रखा जाता है, और पूरा नेक तक भरते हैं, एकदम फुल, है ना, पूरा ब्रिम ऊपर तक, है ना, और फिर ढक्कन लगाते, जगह नहीं छोड़ते उसके अंदर। ठीक है, तो इसका देखो, इसके रीजन में सबसे पहले क्या लिखना है, एक रिएक्शन CHCl3 + O2, और एरो पे सनलाइट या यूवी भी लिख सकते हो ना, और इससे बनता है COCl2 + HCl। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, फॉस्जीन, एंड इट इज हाईली पॉइजनस। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन लिखने के बाद बस अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि यदि इसको सनलाइट में रखा तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और यदि उस बॉटल में ऑक्सीजन गई, एयर गई, तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीज नहीं हो, इसलिए मतलब ये नहीं बने, इसलिए उसको ऐसा करते हैं, है ना। तो हाँ, तो क्लोरोफॉर्म react with oxygen in air of air, react with oxygen of air and form highly poisonous gas phosgene in presence of sunlight, या UV लाइट भी लिख सकते, in presence of sunlight. So it kept in dark बॉटल में रखेंगे तो सनलाइट नहीं जाएगी, है ना, और पूरे ऊपर तक भरेंगे तो एयर नहीं जाएगी, एयर के लिए जगह नहीं छोड़ते, है ना। तो सो इट केप्ट इन डार्क बॉटल्स एंड फिल्ड अप टू द नेक,